नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ देश और दुनिया की बहुत ही जबरदस्त और कंसर्निंग न्यूज़ जो बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठी की हुई है। ये रहे स्लाइड 1 पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हर टॉपिक को अलग से डिस्कस किया है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और एक बात, अच्छे एक्सपीरियंस और कम टाइम में देखने के लिए स्पीड को 1.5x में करके देखना। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भारत की न्याय व्यवस्था में क्रांति लाने की क्षमता रखने वाले एक बहुत ही अहम विषय पर आज बात करते हैं। यह है वैकल्पिक विवाद समाधान, या जिसे एडीआर भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों इसे लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण माना जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हमें एडीआर की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसका जवाब हमारी अदालतों के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती में है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि कोर्ट कचहरी के मामलों में आखिर इतनी देर क्यों लगती है। तारीख पर तारीख वाला सिलसिला चलता रहता है, लेकिन फैसला दूर की कौड़ी लगता है। खैर, इस देरी के पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। और वो वजह ये आंकड़ा है। भारत की अदालतों में पेंडिंग केसेस की संख्या है 4.5 करोड़। जी हां, सही सुना आपने, 4.57 करोड़ मामले जो अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ निचली अदालतों का है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, वहां भी 81,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोझ कितना ज्यादा है। तो फिर इस जबरदस्त बैकलॉग का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर की। ये एक उम्मीद की तरह है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो एडीआर का सीधा सा मतलब है कि हर छोटे बड़े झगड़े के लिए सालों साल कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। मतलब सोचिए, जमीन का कोई छोटा मोटा विवाद है तो कोर्ट जाने के बजाय दोनों पार्टियां एक साथ बैठें और किसी तीसरे निष्पक्ष इंसान की मदद से मामला सुलझा लें। बस यही एडीआर का बेसिक आइडिया है। एडीआर के सिस्टम को मोटे तौर पर 4 तरीकों में बांटा जा सकता है। पहला है आर्बिट्रेशन। इसमें एक या ज्यादा आर्बिट्रेटर होते हैं जो केस सुनकर अपना फैसला सुनाते हैं। दूसरा है कॉन्सिलिएशन। यहां एक कॉन्सिलिएटर दोनों पार्टियों को एक समझौते पर लाने में मदद करता है। तीसरा है मीडिएशन। ये कॉन्सिलिएशन जैसा ही है, पर इसमें मीडिएटर सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाता है, खुद कोई हल नहीं सुझाता। और चौथा नेगोशिएशन, जिसमें दोनों पार्टियां आपस में ही बातचीत करके हल निकाल लेती हैं। अब भारत के एडीआर सिस्टम में एक बहुत ही खास और जबरदस्त चीज है जिसे हम सब लोक अदालत के नाम से जानते हैं। देखिए, लोक अदालतें 1987 के एक कानून के तहत बनी हैं और इनका मकसद है सामाजिक विवादों को सुलझाना। और हां, इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। इनके दिए गए फैसले किसी भी सिविल कोर्ट के फैसले जितने ही पक्के होते हैं, यानी फाइनल, और दोनों पार्टियों को मानने ही पड़ते हैं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि अलग अलग तरह के केसेस में एडीआर असल में काम कैसे करता है। अगर क्रिमिनल केसेस की बात करें तो वहां प्ली बार्गेनिंग का एक ऑप्शन होता है, जिसमें आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बदले में उसे कम सजा मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो सिविल या कमर्शियल मामले होते हैं, वहां मीडिएशन का इस्तेमाल होता है, जहां एक मीडिएटर दोनों पार्टियों को बातचीत से किसी समझौते पर पहुंचाने की कोशिश करता है। और मीडिएशन की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका मकसद सिर्फ केस खत्म करना नहीं होता, बल्कि कोशिश ये होती है कि दोनों पार्टियों के बीच का रिश्ता भी बचा रहे, ताकि आगे चलकर उनमें कोई कड़वाहट ना रहे। अब एडीआर का फायदा सिर्फ लोगों को पर्सनली ही नहीं होता, इसका असर तो पूरे देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। वो कैसे? चलिए देखते हैं। सीधी सी बात है, जब बिजनेस से जुड़े झगड़े जल्दी सुलझेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बेहतर होगी, और जब ऐसा होता है तो बाहर के इन्वेस्टर्स का भी भरोसा बढ़ता है, जो कि देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। तो अब सवाल यह है कि तेज न्याय के इस लक्ष्य को पाने के लिए और एडीआर को और मजबूत बनाने के लिए आगे क्या किया जाना चाहिए? तो आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है, जैसे कि कुछ खास तरह के केसेस के लिए मीडिएशन को जरूरी कर दिया जाए, ताकि लोग पहले कोर्ट के बाहरी हल ढूंढने की कोशिश करें। इसके अलावा जजों और वकीलों को एडीआर की स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी, और सबसे जरूरी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। ऑनलाइन एडीआर प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देना होगा, ताकि इंसाफ लोगों तक और भी तेजी से पहुंचे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देर से मिला इंसाफ इंसाफ ना मिलने के बराबर है, और एडीआर इसी समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान है। यह सुनिश्चित करता है कि इंसाफ सिर्फ हो ही नहीं बल्कि वक्त पर हो।
नमस्कार। लद्दाख का नाम सुनते ही मन में शांति और खूबसूरत वादियों की तस्वीर आती है ना? लेकिन आजकल वहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, यही वो बड़ा सवाल है कि अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर इस इलाके में आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। देखिए, ये जो विरोध हो रहे हैं, ये अचानक या बिना किसी वजह के नहीं है। इनके केंद्र में है 4 बहुत ही ठोस और अहम मांगें। ये मांगें उनके राजनीतिक और रोजी रोटी के अधिकारों से जुड़ी हुई हैं। तो ये 4 मांगें हैं क्या? पहली, लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी, संविधान की 6ठी अनुसूची या फिर अनुच्छेद 371 के तहत इसे संवैधानिक सुरक्षा मिले। तीसरी मांग है वहां के स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण की। और चौथी, लेह और कारगिल इन दोनों जिलों के लिए अलग-अलग संसदीय सीटें हों। अच्छा, तो ये तो हो गई मांगे, लेकिन इन मांगों के पीछे का जो संवैधानिक मतलब है, उसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब राज्य का दर्जा या अनुच्छेद 371 कहने का असली मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। अभी की बात करें तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर कंट्रोल सीधे केंद्र सरकार के हाथ में है। और मजे की बात यह है कि लद्दाख के लोग सालों से यही मांग कर रहे थे, लेकिन वो विधानसभा के साथ वाला केंद्र शासित प्रदेश चाहते थे। अभी जो दर्जा मिला है उसमें विधानसभा नहीं है, इसीलिए उन्हें लगता है कि अपने स्थानीय मुद्दों पर फैसला लेने की उनकी जो आज़ादी है वो कम हो गई है। अगर राज्य का दर्जा मिलता है तो यहाँ एक चुनी हुई सरकार होगी जिसके पास स्थानीय नीतियाँ, संसाधन और कानून बनाने के लिए ज़्यादा अधिकार होंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 371 पर। ये एक बहुत ही खास संवैधानिक प्रावधान है। आसान भाषा में कहें तो ये कुछ राज्यों को उनकी अनोखी संस्कृति, उनकी जमीन के अधिकार, इन सब की रक्षा करने के लिए एक विशेष दर्जा देता है, जैसे नागालैंड और मिजोरम को मिला हुआ है। लद्दाख के लोग भी अपनी पहचान को बचाने के लिए ठीक ऐसी ही सुरक्षा चाहते हैं। इन सारी मांगों के पीछे 2 बड़ी चिंताएं छिपी हैं। पहली है अपनी डेमोग्राफी, यानी अपनी स्थानीय आबादी की पहचान को बाहरी प्रभाव से बचाने की चिंता, और दूसरी चिंता है लद्दाख के बेहद नाजुक पर्यावरण को बचाने की, जिसे अनियंत्रित टूरिज्म से खतरा है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये लद्दाख का मामला है, लेकिन इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर क्यों पड़ रहा है? बात यह है कि इन विरोध प्रदर्शनों का असर सिर्फ लद्दाख की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके 3 बड़े राष्ट्रीय प्रभाव हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा। लद्दाख चीन और पाकिस्तान से सटा एक बहुत ही संवेदनशील सीमा क्षेत्र है। यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता ठीक नहीं। दूसरा, शासन। केंद्र सरकार और स्थानीय आबादी के बीच एक भरोसे की कमी पैदा हो रही है। और तीसरा है अर्थव्यवस्था, क्योंकि इन सब का वहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो समस्या तो हमने समझ ली, पर इसका हल क्या है? इस स्थिति को सुलझाने के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम संवाद, यानी स्थानीय नेताओं के साथ बैठकर उनकी शिकायतों पर एक सार्थक बातचीत की जाए। दूसरा कदम आर्थिक समाधान, जैसे नौकरी आरक्षण की नीतियों को लागू करना और वहां के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, लद्दाख की जो अनोखी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, उसे औपचारिक रूप से मान्यता देना और उसकी रक्षा करना। और आखिर में ये एक बात शायद इस पूरे मुद्दे का सार बता देती है। सरकार को सिर्फ नीति से नहीं, दिल से काम करना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि समाधान सिर्फ कागजी नीतियों में नहीं, बल्कि आपसी समझ और सहानुभूति में छिपा है। बस इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हाल ही में बंगाल में जो जबरदस्त बारिश हुई, उसने सच में बहुत तबाही मचाई है। तो चलिए समझते हैं कि ये आपदा इतनी जानलेवा क्यों बन गई और हम इससे क्या सीख सकते हैं। 23 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये इस तबाही की उसकी असलियत को दिखाता है। ये वो 23 जिंदगियां हैं जो इस भयानक बारिश और उसके बाद हुए लैंडस्लाइड्स में खत्म हो गईं। मतलब ये है उस प्राकृतिक आपदा का असली इंसानी चेहरा। पर सवाल वही है, आखिर ये घटना इतनी घातक क्यों साबित हुई? चलिए इसके पीछे की वजहों को जरा टटोलते हैं।
तो सबसे बड़ी वजह थी सैचुरेटेड सॉइल। सीधे शब्दों में कहें तो पानी से पूरी तरह भीगी हुई मिट्टी। आप इसे एक स्पंज की तरह समझिए। जब एक स्पंज अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पानी सोख लेता है तो क्या होता है? वो ढीला पड़ जाता है ना? बस मिट्टी के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी पकड़ खो दी और नतीजा एक भयानक लैंडस्लाइड। अब ऐसी त्रासदियों से बचने का एक तरीका है लैंडस्लाइड जोनेशन। ये एक बहुत ही जरूरी प्लानिंग टूल है। इससे होता क्या है कि रिस्क वाले एरिया की मैपिंग हो जाती है। मतलब पता चल जाता है कि कहाँ खतरा ज्यादा है और फिर उसी हिसाब से तय होता है कि कहाँ कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना है या कहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ताकि जानें बच सके। जब ऐसी कोई आपदा आती है तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के दो बड़े काम होते हैं। एक तो है फौरन एक्शन लेना, मतलब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाना, और दूसरा जो उतना ही जरूरी है वो है आपदा आने से पहले ही लोगों को, एजेंसीज को तैयार करना, उन्हें ट्रेनिंग देना। और देखिए, ये तैयारी सिर्फ एनडीआरएफ तक ही सीमित नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम का हिस्सा है। इसमें आईएमडी से मिलने वाली अर्ली वार्निंग्स, पहले से तय किए गए इवैक्यूएशन रूट्स, मतलब बाहर निकलने के सुरक्षित रास्ते, वहाँ के लोकल लोगों की भागीदारी और राज्यों के बीच तालमेल, जैसे यहाँ बंगाल और सिक्किम के बीच, ये सब मिलकर एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाते हैं। इस आपदा का असर सिर्फ फौरी तौर पर नहीं होता, इसके दूर तक जाने वाले प्रभाव हैं। सड़कें टूट जाती हैं, पुल बह जाते हैं। सोचिए, टूरिज्म और चाय के बागानों को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ होगा। और सबसे बढ़कर ये क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरों की एक सीधी सीधी कठोर चेतावनी है। तो सवाल ये है कि आगे क्या? भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, 3 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, जो भी इलाके संवेदनशील हैं वहां साइंटिफिक तरीके से कंस्ट्रक्शन हो। दूसरा, जो लोकल लोग हैं उन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ट्रेन किया जाए, उन्हें जरूरी सामान मुहैया कराया जाए। और तीसरा, जब भी कोई डेवलपमेंट प्लानिंग हो तो उसमें हैजर्ड जोनेशन को शामिल करना ही होगा। और आखिर में सारी बातें एक बहुत ही सीधी सी बात पर आके रुक जाती हैं। प्रकृति की चेतावनी को गंभीरता से लेना ही असली समझदारी है। पर बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम वाकई में सुन भी रहे हैं? भारत के सामने आज एक ही चीज सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी, और वो है नौकरियां। पर असली सवाल तो ये है कि हमारी इतनी बड़ी युवा आबादी, क्या ये एक वरदान साबित होगी या फिर एक अभिशाप? तो आखिर नौकरियों को भारत की नंबर 1 प्रायोरिटी क्यों होना ही चाहिए? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे हम CII भी कहते हैं, उनका मानना है कि ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है। नहीं, ये एक नेशनल प्रायोरिटी है, एक ऐसी चीज जिसका सीधा असर हमारे आने वाले कल पर पड़ने वाला है। देखिए, बात यह है कि हमारे सामने ना 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ तो हमारी युवा आबादी देश के लिए एक डेमोग्राफिक ब्लेसिंग यानी एक वरदान बन सकती है, जो ग्रोथ को एकदम रॉकेट की स्पीड दे दे। और दूसरी तरफ, अगर इन्हें सही मौके नहीं मिले तो यही आबादी एक डेमोग्राफिक कर्स यानी अभिशाप में भी बदल सकती है। और हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये पूरी तरह हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। अब इस पूरी सिचुएशन के सेंटर में एक आइडिया है, डेमोग्राफिक बोनस। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक मौका कैसे बन सकता है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो तब होती है जब देश में काम करने वालों की संख्या उन पर निर्भर लोगों से ज्यादा हो जाती है, मतलब बच्चे और बुजुर्ग। आसान भाषा में कहें तो काम करने वाले हाथ ज्यादा और उन पर निर्भर लोग कम। सिंपल। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अगले सिर्फ 25 सालों में भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी। सबसे बड़ी। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना जबरदस्त मौका है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने का। लेकिन इसमें एक पेंच है, ये बोनस हमें बैठे बिठाए नहीं मिलने वाला। इस बड़ी सी युवा आबादी को एक इकोनॉमिक एसेट में बदलने के लिए हमें चाहिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स, मतलब ऐसे लोग जिनके पास सही हुनर हो। और अगर सही स्किल्स नहीं दिए गए तो ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल भी सकता है। अच्छा, अब जब नौकरियों की बात हो ही रही है तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि काम करने का तरीका भी अब पहले जैसा नहीं रहा, ये बदल रहा है। तो चलिए काम के इसी बदलते हुए नेचर को देखते हैं, जहां एकदम नए तरह के काम और नई तरह की सोशल सिक्योरिटी की जरूरतें सामने आ रही हैं। और ये नया तरीका है गिग इकोनॉमी। अब ये क्या है?
ये एक ऐसा लेबर मार्केट है जहां वो टिपिकल 9 से 5 वाली जॉब्स नहीं है। इसकी जगह है फ्लेक्सिबल, टेम्पररी या फ्रीलांस काम, और ये काम अक्सर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही मिलते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, हम सब इसका हिस्सा हैं। जब भी हम कोई कैब बुक करते हैं या ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, ओला, उबर, जोमैटो, ये सब क्या है? ये सब गिग इकोनॉमी ही तो है, और ये लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। पर इस नए सिस्टम के सिक्के के दो पहलुओं की तरह दो साइड्स हैं। एक तरफ तो ये काम करने वालों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब अपने हिसाब से घंटे चुनने की आज़ादी। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल जॉब्स वाले फायदे होते हैं, जैसे पेंशन या हेल्थ इंश्योरेंस, वो यहां नहीं मिलते। और बस इसी गैप को भरने के लिए एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट की जरूरत है। इन गिग वर्कर्स को भी पेंशन और हेल्थ बेनिफिट्स जैसा एक सुरक्षा कवच मिलना ही चाहिए, ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, चैलेंज भी पता चल गया, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने इसके लिए एक 3 पॉइंट जॉब्स प्लान सजेस्ट किया है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो ये रास्ता 3 स्टेप्स पर टिका है। स्टेप 1, सेक्टोरल फोकस, मतलब कुछ खास सेक्टर्स पर ध्यान देना। स्टेप 2, एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाना। और स्टेप 3, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, यानी लोगों को नौकरी के काबिल बनाना। अगर पहले स्टेप की बात करें, यानी सेक्टोरल फोकस की, तो इसका मतलब है कि हमें उन सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा जहां सबसे ज्यादा नौकरियां बन सकती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स, टूरिज्म और एग्रीकल्चर। ये वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिनमें बड़े पैमाने पर जॉब्स क्रिएट करने का पोटेंशियल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत की युवा आबादी एक मौका है, कोई गारंटी नहीं, और असली चैलेंज यही है कि इसे एक अभिशाप बनने से रोककर एक वरदान में कैसे बदला जाए। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं जापान की एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत की जो दुनिया के नक्शे पर जापान की भूमिका को शायद हमेशा के लिए बदल सकती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है सनाए ताकाइची और क्यों उनका नाम आते ही विवादों की बात शुरू हो जाती है। अच्छा, तो कुछ बातें साफ हैं। सनाए ताकाइशी एक बेहद मजबूत राष्ट्रवादी आवाज है। वो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सबसे बड़ी समर्थकों में से एक मानी जाती हैं। और देखिए, अपने इन्हीं रूढ़िवादी विचारों की वजह से वो जापान की राजनीति में ताकतवर तो हैं, लेकिन एक ऐसी हस्ती भी है जिन पर लोगों की राय एकदम बंटी हुई है। अब बात करते हैं उनके एक ऐसे मकसद की जो शायद उनका सबसे विवादास्पद एजेंडा भी है। देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए हमें जापान के संविधान के आर्टिकल 9 को समझना होगा। असल में यही वो कानून है जिसने इतने दशकों तक जापान को एक शांतिवादी देश की पहचान दी है। और ठीक यहीं पर असली टकराव सामने आता है। ताकाइची की हमेशा से ये मांग रही है कि शांतिवादी कानून को बदला जाए। क्यों? ताकि जापान एक पूरी तरह से फंक्शनल, एक मजबूत सेना बना सके। चलिए अब एक और मुद्दे पर नजर डालते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ ताकाइची की राजनीति को ही नहीं दिखाता, बल्कि जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर खलबली मच जाती है। तो ये है यासुकुनी श्राइन। अब ऊपर से देखने में तो ये सिर्फ एक स्मारक लगता है ना? लेकिन इसका जो प्रतीकात्मक महत्व है वो इतना गहरा है कि ये जापान की सियासत का एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन गया है। तो फिर विवाद है क्या? असल में यहाँ पर जापान के युद्ध में मारे गए लाखों लोगों के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के 14 सजायाफ्ता क्लास ए युद्ध अपराधियों को भी सम्मानित किया गया है। और यही वजह है कि जब भी जापान का कोई बड़ा नेता इस श्राइन का दौरा करता है तो चीन और दक्षिण कोरिया के साथ डिप्लोमैटिक रिश्तों में जबरदस्त तनाव पैदा हो जाता है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सनाए ताकाइची जापान की प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो इसका असर भारत और चीन जैसे बड़े देशों के साथ जापान के रिश्तों पर कैसा पड़ेगा? और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक तरफ ताकाइची का नेतृत्व भारत जैसे देशों के साथ गठबंधनों को और मजबूत कर सकता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि चीन के साथ जो तनाव है वो शायद एक नए लेवल पर पहुंच सकता है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ विदेश नीति की नहीं है। जो भी जापान का अगला नेता होगा उसके सामने देश के अंदर भी एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। तो असल चुनौती यही है, भू राजनीतिक सुरक्षा और देश की अपनी अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाना। एक तरफ एक मजबूत सैन्य रुख है
तो दूसरी तरफ देश की धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था और घटती आबादी जैसी बड़ी घरेलू समस्याएं, इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना ही सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या जापान का भविष्य अपने इतिहास को फिर से लिखने पर ज्यादा ध्यान देगा या फिर एक नया भविष्य बनाने पर? भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबे समय से विवादित सीमा का इलाका अचानक फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार तनाव पहले से कहीं ज्यादा है और इसकी वजह भी एकदम नई है। तो आखिर हो क्या रहा है सर क्रीक में? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर सर क्रीक पर अचानक इतना फोकस क्यों बढ़ गया है? चलिए सबसे पहले हाल की उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो इस नए तनाव की असली जड़ हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान से साफ लगाया जा सकता है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक सीधा संकेत है कि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है, और ये बयान सिर्फ हवा में नहीं दिया गया है। तो ये 400 का आंकड़ा आखिर है क्या? देखिए, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान विवादित इलाके के पास करीब 400 ड्रोन तैनात कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहां नया मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर रहा है। और यही वो कदम है जिसने इस शांत सीमा पर एक नई हलचल पैदा कर दी है। ड्रोन, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब एक दलदली इलाके के लिए क्यों? चलिए पहले तो ये समझते हैं कि ये सर क्रीक आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए सर क्रीक कच्छ के रण में एक ज्वारीय मुहाना है, मतलब एक ऐसा दलदली इलाका जहां जमीन और समुद्र मिलते हैं। और इसकी यही भौगोलिक बनावट यहाँ किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन, खासकर मिलिट्री निर्माण को एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बना देती है। तो फिर इतनी मुश्किल जगह के लिए इतना झगड़ा क्यों? वजह एक नहीं 3 है। पहली, माना जाता है कि यहाँ तेल और नेचुरल गैस के बड़े भंडार हैं। दूसरी, ये मछली पकड़ने का एक बहुत बड़ा और अहम इलाका है। और तीसरी, जो सबसे नई और चिंताजनक बात है, वो है इसके ठीक पास चल रही एक चीन समर्थित माइनिंग प्रोजेक्ट। और जैसे ही चीन का नाम इस तस्वीर में आता है, ये मामला सिर्फ भारत-पाकिस्तान का एक सीमा विवाद नहीं रह जाता। नहीं, ये एक बड़ी क्षेत्रीय सुरक्षा चिंता का विषय बन जाता है। देखिए, पहले क्या था, दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए कुछ तरीके थे, जैसे फ्लैग मीटिंग्स और हॉटलाइंस। लेकिन अब सब कुछ रुका हुआ है, बातचीत का कोई रास्ता खुला नहीं है, जिससे गलतफहमी का खतरा कई गुना बढ़ गया है। चीन की मौजूदगी एक और बड़ी मुश्किल खड़ी करती है, जिसे कहते हैं ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण और सैन्य दोनों कामों के लिए हो सकता है। जैसे एक ड्रोन खेती के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और जासूसी के लिए भी। इससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असली इरादा क्या है। तो असली चिंता ये है, चीन की मौजूदगी पाकिस्तान को अरब सागर में एक ऐसी रणनीतिक बढ़त दे सकती है जो सीधे तौर पर भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि इस बढ़ती चुनौती का सामना आखिर कैसे किया जाए। चलिए अब देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लिए एक 3 आयामी यानी 3 pronged स्ट्रैटेजी की जरूरत है। पहला, भारत को अपनी सैन्य तैयारी और भी मजबूत करनी होगी। दूसरा, पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता फिर से खोलना होगा। और तीसरा, चीन की इन गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनयिक दबाव बनाना होगा। और ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा करता है, सीमा पर इस तरह की आक्रामकता का सबसे अच्छा जवाब क्या है, कूटनीति या सैन्य शक्ति? शायद असली जवाब इन दोनों के सही संतुलन में ही छिपा है, और यही संतुलन इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा। आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है, पर यह 100% सच है। फिलीपींस में दुनिया का पहला कोरल क्रायो बैंक शुरू हो चुका है, और यह हमारे महासागरों के भविष्य को बचाने की एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं एक साहसी कोशिश है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में हम इन समुद्री चट्टानों यानी रीफ्स को जमाकर फ्रीज करके भविष्य के लिए बचा सकते हैं? सुनने में ये एकदम भविष्य की कहानी जैसा लगता है ना? चलिए इसमें सीधे गोता लगाते हैं। इस प्रोजेक्ट को ना आप एक तरह से भविष्य का हाई-टेक जहाज समझ सकते हैं, जो कोरल की प्रजातियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने से बचाने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ हो क्या रहा है असल में? वैज्ञानिक जो हैं वो कोरल के नन्हे नन्हे लार्वा को फ्रीज कर रहे हैं,
मकसद बस एक है, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी उनकी आनुवांशिक विविधता को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना। लेकिन आखिर हमें इतने बड़े और अनोखे कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? जवाब सीधा भी है और चिंताजनक भी, क्योंकि हमारी रीव्स बहुत ही खतरनाक रफ्तार से गायब हो रही हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 14%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ पिछले 10 सालों में हमने दुनिया की 14% कोरल रीफ्स खो दी हैं। ये हमारे महासागरों के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और अगर हम अभी नहीं जागे तो भविष्य और भी डरावना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक हम अपनी 90% रीफ्स को हमेशा के लिए खो सकते हैं। सोचिए, 90%। इस तबाही के पीछे दो सबसे बड़े विलेन हैं। पहला है कोरल ब्लीचिंग। होता यह है कि जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो कोरल तनाव में आकर अपने अंदर रहने वाले जरूरी शैवाल को बाहर फेंक देते हैं। इससे वो अपना रंग खोकर एकदम सफेद हो जाते हैं और असल में भूखे मरने लगते हैं। और दूसरा खतरा है ओशन एसिडिफिकेशन, मतलब हवा में CO2 बढ़ने से समुद्र उसे सोख लेता है और ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और ये एसिड धीरे धीरे कोरल के कैल्शियम से बने ढांचे को ही गला देता है। तो इसी बड़े खतरे के जवाब में ये अनोखा समाधान सामने आया है। इसे हम कोरल रीफ्स के लिए एक जेनेटिक इंश्योरेंस पॉलिसी भी कह सकते हैं। इस तकनीक का नाम है क्रायोप्रेजर्वेशन। इसमें होता यह है कि कोरल के लार्वा को लिक्विड नाइट्रोजन जैसे बेहद ठंडे तापमान में जमा दिया जाता है, ताकि उन्हें दशकों, यहां तक कि सदियों तक सुरक्षित रखा जा सके। तो ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, ये सच में हमारी रीफ्स के लिए एक जीवन रक्षक बीमा पॉलिसी है, एक बैकअप प्लान, ताकि अगर सबसे बुरा होता भी है तो हमारे पास भविष्य में उन्हें फिर से बसाने का एक मौका तो रहे। अच्छा, तो अब जब ये जीवन रक्षक पॉलिसी है हमारे पास, तो ये समझना जरूरी है कि फिलीपींस में हो रहा ये काम भारत के लिए क्या मायने रखता है। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये हमारे खूबसूरत अंडमान और लक्षद्वीप द्वीपों की रीफ्स के लिए एक उम्मीद की किरण है। ये उन लाखों लोगों की रोजी रोटी की रक्षा कर सकता है जो मछली पकड़ने और टूरिज्म के लिए इन पर निर्भर हैं। और हां, ये हमें संरक्षण की वैश्विक दौड़ में भी आगे रखता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सिर्फ कोरल को फ्रीज कर देना ही इस पूरी समस्या का हल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें फ्रीज करने से आगे सोचना होगा। तो आगे का रास्ता क्या है? 3 जरूरी कदम है। सबसे पहला, भारत को अपना एक नेशनल कोरल जीन बैंक बनाने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। दूसरा, हमें लोकल लेवल पर प्रदूषण और जो ओवरफिशिंग हो रही है उस पर रोक लगानी होगी। और तीसरा, हमें फिलीपींस जैसे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम टेक्नोलॉजी और रिसर्च एक दूसरे से शेयर कर सकें। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है, क्या हमारी रीफ्स को सिर्फ फ्रीज कर देना ही काफी है, या हमें उस असली वजह पर ध्यान देना होगा जो उन्हें मार रही है? देखिए, ये क्रायो बैंक एक सुरक्षा कवच जरूर है, लेकिन असली और लंबी लड़ाई तो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ ही है। सोचिए जरा, अगर आपकी गाड़ी गन्ने से चले तो? नहीं, ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, बल्कि ये भारत का एक बहुत बड़ा मिशन है। आज हम खेतों को सीधा फ्यूल स्टेशनों से जोड़ने वाली इस क्रांति के बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। हाँ, सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन सच तो यह है कि इसी सवाल में भारत की एनर्जी और खेती दोनों का भविष्य छिपा हुआ है। तो क्या वाकई में सिर्फ एक फसल तेल पर हमारी निर्भरता को कम कर सकती है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। और सरकार का जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ। देखिए, यह सिर्फ एक योजना नहीं है, आप इसे 2 बड़ी समस्याओं का एक समाधान समझ सकते हैं। पहली, विदेशों से महंगे तेल का आयात करना, और दूसरी, हमारे किसानों की आय को एक स्थिरता देना। मतलब एक तीर से 2 निशाने। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए चलिए एक सफर पर चलते हैं। सबसे पहले हम बड़ी तस्वीर देखेंगे कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर समझेंगे कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग असल में है क्या। हम देखेंगे कि कैसे सहकारी समितियां इस कहानी के असली हीरो हैं, और ये मामला सिर्फ गन्ने तक ही सीमित क्यों नहीं है। और आखिर में इसके तिहरे फायदे और आगे की राह में क्या चुनौतियां हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर भारत को इस रास्ते पर चलने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। अब इसको समझने के लिए 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ है हमारी चुनौती,
वो ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के आयात पर, मतलब बाहर से आने वाले तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और इसकी कीमत हम तय नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है। और दूसरी तरफ है इसका समाधान, जो हमारे अपने खेतों में छिपा है। एक ऐसा ईंधन जो भारत में ही बनेगा, जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। ओके, तो हमने समस्या और समाधान दोनों की बात कर ली। लेकिन सवाल ये है कि ये घरेलू ईंधन जिसे हम अपने देश में बना सकते हैं, यह आखिर बनता कैसे है? बस यहीं पर इथेनॉल ब्लेंडिंग की साइंस काम आती है। इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। जैसे हम दूध में कुछ मिलाकर उसे और हेल्दी बनाते हैं, ठीक वैसे ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है। अब ये इथेनॉल क्या है? ये एक बायोफ्यूल है जो ज्यादातर बनता है गन्ने से। और इसका फायदा, जब ये पेट्रोल में मिलता है तो ईंधन और साफ तरीके से जलता है। नतीजा, प्रदूषण कम होता है। और ये रहा वो मैजिक नंबर जिस पर सरकार का पूरा फोकस है, E20। E20 इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पेट्रोल पंप पर जो भी पेट्रोल मिलेगा, उसके हर लीटर में 20% हिस्सा इथेनॉल का होगा। ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई चेन तक सब कुछ बदलना पड़ेगा। अच्छा, अब E20 टारगेट तक पहुंचना है तो साफ है कि हमें ढेर सारा एथेनॉल चाहिए। और ये एथेनॉल आएगा कहां से? हमारे किसानों से। लेकिन सोचिए, क्या किसान अकेले ये सब कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और बस यहीं पर एंट्री होती है कोऑपरेटिव्स की, यानी सहकारी समितियों की, जो इस पूरी सप्लाई चेन की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी हैं। इस पूरी मिशन के केंद्र में है चीनी सहकारी समितियां। ये करती क्या है? ये हजारों गन्ना किसानों को एक साथ जोड़ती हैं, उन्हें प्रोसेसिंग की सुविधा देती हैं और इथेनॉल बनाने वालों तक पहुंचने का एक संगठित रास्ता बनाती हैं। आप कह सकते हैं कि ये किसानों और उद्योग के बीच एक पुल का काम करती हैं। तो पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में चलता है। स्टेप 1, किसान अपने खेत में गन्ना उगाते हैं। स्टेप 2, कोऑपरेटिव्स उस गन्ने को इकट्ठा करके प्रोसेस करती हैं, जिससे इथेनॉल निकलता है। और फाइनली स्टेप 3, इस इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके गाड़ियों के लिए तैयार कर दिया जाता है। कितना सीधा साधा लेकिन पावरफुल सप्लाई चेन है ना? तो अब तक तो ये साफ हो गया कि गन्ना कितना जरूरी है। लेकिन सोचिए, अगर किसी साल गन्ने की फसल खराब हो गई तो क्या पूरा प्रोग्राम रुक जाएगा? देखिए, किसी भी सफल प्रोग्राम के लिए सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर रहना काफी रिस्की हो सकता है। इसीलिए इस प्रोग्राम को सस्टेनेबल यानी टिकाऊ बनाने के लिए हमें गन्ने से आगे भी सोचना पड़ेगा। और इसका समाधान है फसल विविधीकरण या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। मतलब किसानों को सिर्फ गन्ना ही नहीं बल्कि दूसरी फसलें जैसे कि मक्का और दूसरी सब्जियां उगाने के लिए भी प्रोत्साहित करना। क्यों? क्योंकि इनसे भी एथेनॉल बन सकता है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो एथेनॉल की सप्लाई स्थिर रहेगी और दूसरा, किसानों को भी आय के नए विकल्प मिलेंगे। और कहानी सिर्फ फसलों तक ही नहीं रुकती। इस प्लान में बायोगैस प्लांट्स का भी एक बहुत अहम रोल है। ये प्लांट्स क्या करते हैं? ये खेती से निकले कचरे जैसे कि पराली का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाते हैं और इस ऊर्जा का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों को चलाने में हो सकता है। मतलब पूरा चक्र और भी ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बन जाता है। तो ठीक है, हमने पूरा सिस्टम समझ लिया, खेत से लेकर सहकारी समितियों और फैक्ट्रियों तक। लेकिन आखिर में इस पूरी मेहनत का फायदा किसको मिलता है? असल में यहां कोई एक विजेता नहीं है, यहां 3 विजेता हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे विन 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 कहते हैं। सबसे पहली जीत किसानों के लिए, उन्हें अपनी फसल का बेहतर और पक्का दाम मिलता है जिससे उनकी आय बढ़ती है। दूसरी जीत चीनी उद्योग के लिए, जो चीनी मिलें अक्सर वित्तीय संकट में रहती हैं, उन्हें इथेनॉल बेचकर कमाई का एक नया जरिया मिल जाता है। और तीसरी और सबसे बड़ी जीत हम सब के लिए, जब हम साफ सुथरा ईंधन इस्तेमाल करते हैं तो हम सबको साफ हवा मिलती है, यानी पर्यावरण को फायदा होता है। तो फायदे तो बहुत हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि रास्ता बिल्कुल आसान है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी इतने बड़े बदलाव की तरह यहां भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आगे की राह में क्या क्या है। इस प्रोग्राम की सफलता के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, कच्चे माल की सुरक्षा। मतलब हम ये पक्का करना होगा कि सिर्फ गन्ने पर नहीं बल्कि मक्का जैसे दूसरे स्रोतों से भी इथेनॉल बनाने के लिए सामान उपलब्ध हो। दूसरा, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें इथेनॉल को स्टोर करने और देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए स्टोरेज सुविधाएं और पाइपलाइन नेटवर्क बनाना होगा। और तीसरा, निजी निवेश। इतने बड़े काम के लिए सिर्फ सरकारी पैसा काफी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। आखिर में ये पूरा कार्यक्रम इस एक लाइन पर आकर टिकता है, इथेनॉल।
पर्यावरण और किसान दोनों के लिए एक जीवन रेखा। ये सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये एक उम्मीद है। तो सवाल वही है, क्या ये जैव ईंधन क्रांति सच में भारत के ऊर्जा भविष्य की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगी? जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, खेतों से निकली ये ऊर्जा देश को एक नई दिशा जरूर दिखा रही है। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कि कैसे भारत अब प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का अपना पूरा गेम प्लान बदल रहा है, एक नया और ज्यादा स्मार्ट तरीका। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आने वाली आपदाओं के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसा कि हम सब देख रहे हैं, मौसम का मिजाज तो तेजी से बदल ही रहा है। और सरकार इसको कितना सीरियसली ले रही है, इसका अंदाजा इस रकम से लगाइए। सोचने वाली बात है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह से हमारी सुरक्षा में किया गया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर ये नया प्लान है क्या? देखिए, अब फोकस बदल गया है। अब आपदा आने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि उसके आने से पहले ही उसकी तैयारी करनी है, उसे रोकने की कोशिश करनी है। ये आप मानिए, सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसी नई सोच का टेक्निकल नाम है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी DRR। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अब पूरा जोर इस बात पर है कि डिजास्टर के असर को कम से कम किया जाए और उसके लिए पहले से ही कमर कस ली जाए। अच्छा, तो प्लान तो ठीक है, लेकिन इसको जमीन पर उतारा कैसे जाएगा? चलिए देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी खास स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिल्ड बैक बेटर। मतलब पुराना तरीका क्या था, जो टूटा उसे वैसा का वैसा जोड़ दो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो भी बनेगा उसे पहले से बेहतर, ज्यादा मजबूत और सेफ बनाया जाएगा। और एक और बहुत दिलचस्प चीज, अब मदद ली जाएगी नेचर की। जी हाँ, प्रकृति। इसका मतलब यह है कि प्रकृति को ही अपना एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड बनाया जाएगा। जरा सोचिए, समंदर के किनारे मैंग्रोव के घने जंगल जो सुनामी की लहरों को रोकने का काम करते हैं, या फिर शहरों के बीच में ऐसे पार्क जो ज्यादा बारिश के पानी को सोख लेते हैं और बाढ़ से बचाते हैं। यही तो है नेचर की पावर का सही इस्तेमाल। अब इस सब में टेक्नोलॉजी का भी एक बड़ा रोल है, उसे कैसे भूल सकते हैं? ऐसे स्मार्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जो हमें साइक्लोन, हीट वेव, फ्लड जैसी कई अलग अलग आफतों की चेतावनी एक साथ और काफी पहले दे देंगे। तो इस पूरी नई अप्रोच का असर क्या होगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी होगा। चलिए देखते हैं कैसे। इसके दो फायदे हैं। पहला, डोमेस्टिक लेवल पर आर्थिक नुकसान कम होगा, देश का पैसा बचेगा। और दूसरा, ग्लोबल लेवल पर CDRI जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए भारत दुनिया को डिजास्टर मैनेजमेंट का रास्ता दिखाएगा। एक तरह से इस फील्ड में ग्लोबल लीडर बनेगा। तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला, मिटिगेशन यानी बचाव के काम में और पैसा लगाना। दूसरा, हर नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजास्टर प्रूफ बनाना। और तीसरा, सबसे जरूरी, कम्युनिटी लेवल पर लोगों को और तैयार और मजबूत बनाना। और आखिर में एक ऐसी बात जो इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है, इसका कोर आइडिया है। तो आखिर में बात वही है, ये सिर्फ एक पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, ये एक सुरक्षित कल की तरफ एक जरूरी कदम है। सवाल अब यह है कि इस सोच को हम सब मिलकर कितनी जल्दी अपनाते हैं। जरूर सोचिए। तो क्लासरूम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ये एक खतरा है या एक मौका? एक ऐसा सवाल जो आजकल हर जगह है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और इसी से जुड़ा है वो सबसे बड़ा सवाल, वो डर जो शायद सबके मन में है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर्स की जगह ले लेगा? देखिए, इसी एक सवाल ने ना पूरी दुनिया में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। लेकिन इस बड़े सवाल का जवाब देने से पहले कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ये समझ लीजिए कि ये इस नई दुनिया की ABC है। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की। इसका सीधा सा मतलब है टेक्नोलॉजी तक सबकी पहुंच एक जैसी नहीं है। शहरों और गांवों के बीच एक बड़ा गैप है। और फिर आता है पेडागॉजी यानी पढ़ाने का तरीका। सोचिए, पहले सबको एक ही तरह से पढ़ाया जाता था, राइट? लेकिन AI के साथ अब हर स्टूडेंट को उसके हिसाब से, उसकी स्पीड से सिखाया जा सकता है, एक तरह से पर्सनल ट्यूटरिंग जैसा। अगला कॉन्सेप्ट है टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट। फैंसी शब्द है, पर मतलब सिंपल है। स्कूल्स अब डेटा यूज करके बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे डेटा से पता चल सकता है कि किस स्टूडेंट को थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। पर यहीं पर एक सवाल उठता है,
एथिकल डिलेमास का। मतलब स्टूडेंट्स का डेटा, उसकी प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सब अहम कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, लेकिन रियल क्लासरूम में इसका क्या असर पड़ रहा है, वहां क्या बदल रहा है? आइए देखते हैं कि ये नई रियलिटी असल में है कैसी। और ये देखिए, ये बदलाव का पूरा सार है। टीचर का रोल बदल रहा है। पहले टीचर कंटेंट डिलीवर करते थे, अब वो एक गाइड, एक मेंटर बन रहे हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि सवाल ये है कि सोचना कैसे है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तो इसका फायदा क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स में बेहतर क्लैरिटी आ रही है। हर किसी को एक पर्सनल लर्निंग पाथ मिल रहा है। और हाँ, डिजिटल लिटरेसी यानी टेक्नोलॉजी को समझना और यूज करना, अब ये रीडिंग राइटिंग जैसी ही एक बेसिक जरूरत बन चुकी है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई, बदलाव हो रहे हैं, पर इसको सही तरीके से, जिम्मेदारी से आगे कैसे लेके जाएं? फ्यूचर का प्लान क्या होना चाहिए? इसके लिए एक क्लियर ब्लूप्रिंट की जरूरत है। और वो ब्लूप्रिंट इन 3 कदमों पर टिका है। नंबर 1, टीचर्स की ट्रेनिंग, उन्हें नए टूल्स के लिए तैयार करना होगा। नंबर 2, साफ सुथरे नियम, खासकर डेटा प्राइवेसी और फेयरनेस के लिए। और नंबर 3, इक्विटेबल एक्सेस, मतलब इसका फायदा हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, चाहे उसकी बैकग्राउंड कुछ भी हो। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, और इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इस एक लाइन में है: एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, एआई टीचर को एम्पावर करेगा। ये एक टूल है, एक साथी है, जो इंसानी गाइडेंस को बेहतर बनाएगा, उसकी जगह नहीं लेगा। कभी सोचा है कि जिस दवा को हम जिंदगी बचाने के लिए लेते हैं, वही अगर मौत की वजह बन जाए तो? ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाली सच्चाई है। चलिए आज इसी सच्चाई की तह तक चलते हैं, जहां एक डॉक्टर का लिखा पर्चा जानलेवा साबित हुआ। 14। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उन 14 परिवारों का कभी ना खत्म होने वाला दर्द है, जिन्होंने अपने बच्चों को एक मामूली सी खांसी की दवा से खो दिया। 14 मासूम जिंदगियां जो शायद बचाई जा सकती थी। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक साधारण सी खांसी की दवा जहर में तब्दील हो गई? आइए इस पूरी घटना को समझते हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का एक सरकारी डॉक्टर आज जेल में है। देखिए, इस पूरी त्रासदी के पीछे कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि ये 2 बहुत बड़ी चूकों का नतीजा था। एक तरफ थी लापरवाही और दूसरी तरफ जानबूझकर की गई मिलावट। इसे ऐसे समझिए, यहाँ 2 अलग-अलग गुनाह हुए। पहला, डॉक्टर की तरफ से हुई आपराधिक लापरवाही, मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। और दूसरा, दवा बनाने वाली कंपनी का वो घिनौना काम, जहां उन्होंने थोड़े से मुनाफे के लिए दवा में ही जहर मिला दिया। ये एक तरह से दोहरी मार थी। और वो जहर था डायएथिलीन ग्लाइकॉल, जिसे डीईजी भी कहते हैं। अब ये है क्या? ये एक बहुत ही सस्ता इंडस्ट्रियल केमिकल है, जो पेंट और गाड़ियों के ब्रेक फ्लूइड जैसी चीजों में इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए, इस जहरीले केमिकल को ग्लिसरीन जैसी सुरक्षित चीज की जगह मिला दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि कुछ पैसे बचाए जा सकें। मतलब इंसानी जान की कीमत पर एक सौदा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये जहरीली दवा उन मासूम बच्चों तक पहुंची कैसे? असल में ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर या एक कंपनी की गलती की नहीं है। ये कहानी है हमारे पूरे सिस्टम के फेल होने की। देखिए, कोई भी दवा बनने से लेकर हम तक पहुंचने में कई स्टेप्स से गुजरती है। पहले कच्चा माल आता है, फिर उसकी लैब में टेस्टिंग होनी चाहिए, फिर दवा बनती है और तब जाके वो बाजार में आती है। हर एक स्टेप पर क्वालिटी चेक होना बेहद जरूरी है। लेकिन इस केस में लगता है पूरा का पूरा सिस्टम ही आंखें बंद करके बैठा था, और वो जहर सीधे बच्चों तक पहुंच गया। जानते हैं, इस एक घटना का असर बहुत गहरा और दूर तक होता है। सबसे बड़ा नुकसान तो होता है आम जनता के भरोसे का। जब लोगों का सरकारी अस्पतालों और दवाओं से विश्वास उठ जाता है, तो ये पूरे हेल्थ सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। और इतना ही नहीं, दुनिया भर में भारत की जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाली छवि है, उस पर भी एक बहुत बड़ा धब्बा लगता है। तो अब सवाल उठता है कि इस टूटे हुए विश्वास को फिर से कैसे जोड़ा जाए? हम ऐसा क्या करें कि इस तरह की भयानक घटना दोबारा कभी ना हो? इसके लिए हमें 3 लेवल पर काम करना होगा। सबसे पहले तो दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए इतने सख्त कानून और सजा हो कि कोई मिलावट करने के बारे में सोचे भी नहीं। दूसरा,
सारे खर्चों और हेल्थ डेटा को डिजिटल किया जाए ताकि हर एक दवा को ट्रैक करना मुमकिन हो। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को दवाओं की सेफ्टी के बारे में लगातार ट्रेनिंग दी जाए। और अंत में बस ये एक लाइन इस पूरे कहानी का निचोड़ है। सस्ती दवा महंगा जीवन ले सकती है। ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि जब सेहत का सवाल हो तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सिस्टम फेल होता है तो उसकी कीमत मासूम जिंदगियों को चुकानी पड़ती है। सवाल ये है कि हम ये कीमत चुकाने के लिए आखिर कब तक तैयार रहेंगे। तो दो देशों के बीच ट्रेड डील होती कैसे है आखिर? खासकर जब दांव पर अरबों डॉलर और राष्ट्रीय हित लगे हों, तब बातचीत की मेज पर होता क्या है? आज हम भारत और अमेरिका के बीच चल रही इसी दिलचस्प खींचतान को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत इस ट्रेड डील को लेकर इतना सख्त रुख क्यों अपना रहा है? आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन पर भारत कोई भी समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है? चलिए इसी को समझते हैं। पहला खंड, व्यापार पर भारत की रेड लाइंस, संघर्ष का मूल। अच्छा, इस पूरे मामले को ना एक हाई स्टेक पोकर गेम की तरह समझ सकते हैं। भारत ने अपनी चाल चल दी है और कुछ शर्तें बिल्कुल साफ कर दी हैं जिन्हें वो अपनी रेड लाइंस कह रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये एक तरह से एक चेतावनी है। भारत एकदम साफ कर रहा है कि कुछ मुद्दे, जैसे कि अपने किसानों के हितों की रक्षा, डेटा की सुरक्षा और कुछ खास मेडिकल डिवाइसेस की कीमतों पर कंट्रोल, ये सब उसके लिए सबसे ज़रूरी हैं। मतलब इन पर अमेरिका चाहे कितना भी दबाव क्यों ना डाले, भारत पीछे हटने वाला नहीं है। तो अब आता है दूसरा खंड, राजनयिक भाषा को समझना। इन प्रमुख शब्दों का असली मतलब क्या है? देखिए, इस पूरे खेल को अगर समझना है तो इसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। डिप्लोमेसी में ना शब्दों के मतलब बहुत गहरे होते हैं। तो एक तरफ हैं भारत की रेड लाइंस, मतलब वो सीमाएं जिन्हें वो किसी भी कीमत पर पार नहीं करेगा, और दूसरी तरफ है लैंडिंग ग्राउंड, यानी वो बीच का रास्ता जहां दोनों देश मिलकर एक फायदे का सौदा कर सकें। सारा खेल सच पूछिए तो इसी खींचतान का है। और इस खींचतान की सबसे बड़ी वजह क्या है? टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? ये आयात किए गए सामान पर लगने वाला एक टैक्स है। अब होता यह है कि अमेरिकी टैरिफ से भारतीय एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट्स और कुछ मेडिकल डिवाइस पर ड्यूटी कम कर दे। वहीं भारत चाहता है कि अमेरिका उसके स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर से टैरिफ हटाए। बस यहीं आकर पूरा मामला फंस जाता है। तीसरा खंड, सौदे का दाव। ये बातचीत आखिर इतनी जरूरी क्यों है? लेकिन एक मिनट, ये लड़ाई सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स की नहीं है। इस डील के सफल या असफल होने का असर पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की राजनीति पर पड़ने वाला है, खासकर जब हम चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हैं। तो सोचिए, अगर ये डील नहीं होती तो इसका असर कितना गहरा हो सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं, पर इसके साथ साथ एशिया में शक्ति का जो संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है। और तो और रूस से तेल खरीदने जैसे दूसरे मुद्दों पर भी तनाव के और बढ़ने की आशंका है। चौथा खंड, एक लैंडिंग ग्राउंड खोजना, आगे का संभावित रास्ता। तो सवाल यह है कि क्या इस गतिरोध से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? क्या ये दो बड़े देश वाकई किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं? हाँ, रास्ता है, और वो एक बड़ी और व्यापक डील से होकर जाता है। मतलब एक ऐसी डील जिसमें सिर्फ सामान की बात ना हो, बल्कि सर्विसेज और डिजिटल ट्रेड जैसे भविष्य के मुद्दे भी शामिल हों। और सबसे जरूरी चीज है पारस्परिकता, यानी रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब सीधा है, अगर एक देश ड्यूटी कम करता है तो दूसरा भी करे। सौदा बराबरी का होना चाहिए। और आखिर में ये बात बिल्कुल पते की है, व्यापार भाईचारा नहीं, बिजनेस है। ये कड़वी सच्चाई है ना? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती अपनी जगह होती है, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है, ट्रेड की आती है, तो हर देश सबसे पहले अपना फायदा देखता है। तो अब हम इस सवाल पर आके रुक जाते हैं। रणनीतिक हितों से भरी इस दुनिया में क्या भागीदारों के बीच सच में कभी कोई सच्चा लैंडिंग ग्राउंड मिल भी सकता है? क्या भारत और अमेरिका अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक साझा जमीन तलाश पाएंगे, या फिर ये व्यापारिक खींचतान किसी बड़े टकराव का रूप ले लेगी? इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। नमस्कार। भारत ना एक बहुत बड़े मिशन पर निकला हुआ है, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। पर इसका असल में मतलब क्या है और ये हमारे देश के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है? चलिए आज इसी को समझते हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये एनर्जी आत्मनिर्भरता आखिर है क्या भला? क्या इसका मतलब है कि हमारे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे? और भाई, देश के लिए यह अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी बहस की जड़ ना सिर्फ इस एक नंबर में छिपी है, 80%। आप सोचिए जरा, देश को जितने तेल की जरूरत है उसका 80% हिस्सा हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। ये जो इतनी बड़ी निर्भरता है ना, यही सबसे बड़ी चुनौती है, और इसी वजह से ऊर्जा सुरक्षा देश के लिए आज एक टॉप प्रायोरिटी बन गई है। तो चलिए अब इस पूरी बहस के सेंटर में जो शब्द है उसे थोड़ा डिकोड करते हैं, आत्मनिर्भरता, क्योंकि इसका सही मतलब समझना ना बहुत जरूरी है। और यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। नहीं, इसका असली मतलब है कि जो हमारी जरूरी एनर्जी सप्लाई है उसे बाहरी झटकों से, मतलब किसी भी ग्लोबल प्रॉब्लम से सुरक्षित रखा जाए। तो ये असल में सिक्योरिटी की बात है, दुनिया से कट जाने की नहीं। ये स्लाइड इस फर्क को और भी साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है आत्मनिर्भरता, जिसका मतलब हुआ स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, मतलब रणनीतिक आजादी, और दूसरी तरफ है ऑटार्की, जिसका मतलब है कि आप आर्थिक रूप से दुनिया से ही कट गए हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में ऑटार्की का रास्ता अपनाना तो भाई मुमकिन ही नहीं है। अब बात करते हैं उन बाहरी कारणों की जिनकी वजह से ये ऊर्जा आत्मनिर्भरता इतनी जरूरी हो गई है। इसे हम जियोपॉलिटिकल रिस्क या कहें तो भू राजनीतिक जोखिम भी कहते हैं। इसका सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण हमारे सामने है यूक्रेन का युद्ध। जब दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा संकट होता है ना, तो कच्चे तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। और नतीजा हम सब पेट्रोल पंप पर देखते हैं, जब ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तो बस आसान शब्दों में कहें तो यही है जियोपॉलिटिकल रिस्क। जब आपकी ऊर्जा की चाबी दूसरे देशों के हाथ में होती है ना, तो उनके झगड़ों की कीमत हमारी अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। और ये सच मानिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ठीक है, खतरा तो एकदम साफ है, लेकिन अगर इस चुनौती को पार कर लिया जाए तो फिर आत्मनिर्भर बनने के फायदे क्या होंगे? जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला तो साफ है, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, जो इकोनॉमी के लिए जबरदस्त बात है। दूसरा, ईंधन की कीमतें स्टेबल रहेंगी, मतलब महंगाई पर कंट्रोल रहेगा। और तीसरा, ये हमें क्लीन एनर्जी की तरफ तेजी से आगे बढ़ने में भी मदद करेगा, जिससे दुनिया में भारत की एक अलग ही पहचान बनेगी। तो सवाल ये है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक बिल्कुल साफ और ठोस स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो ये है आगे का एक 3 पॉइंट रोड मैप। नंबर 1, एनर्जी स्टोरेज, यानी बैटरी टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देना होगा, ताकि सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल हम 24 घंटे कर सकें। नंबर 2, इन बैटरियों और पैनल्स के लिए जो जरूरी मिनरल्स हैं, उनकी सप्लाई देश में ही पक्की करनी होगी। और नंबर 3, कोयले और गैस के इस्तेमाल पर एक क्लियर पॉलिसी बनानी होगी, जो हमें धीरे धीरे लेकिन मजबूती से क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाए। और आखिर में ये एक लाइन शायद इस पूरी मुहिम का सार बता देती है। सच्चा विकास वही है जो इंपोर्टेड नहीं, डोमेस्टिक एनर्जी से चलता है। तो देखिए, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता सिर्फ एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है, ये देश की एक रणनीतिक जरूरत है। अब असली सवाल तो ये है कि इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए हम कितने तैयार हैं। Today, we're going to break down a huge government initiative you might have heard about, ULLAS. So what's it all about? And more importantly, why does it matter to you and to India? Let's dive right in. Okay, so you hear the name ULAS, and your first thought might be exactly what's on the screen. Is this some new government song? I mean, it's a catchy name, right? But nope, it's not a song. The real story is actually way more significant. ULAS is actually an acronym. It stands for Understanding of Lifelong Learning for All in Society. And this isn't just some random program. It's a really key part of the National Education Policy from 2020, designed to tackle a massive national challenge. And what is that challenge? It's adult education. The core mission of ULAS is super focused. It's all about reaching and empowering every single person who is 15 or older and, for whatever reason, didn't get to go through formal schooling.
But this program is about so much more than just teaching the ABCs. It's built around a much more practical and honestly much more powerful idea called functional literacy. And this is where it gets really interesting. See, on the left, you've got your traditional idea of literacy, reading a book. But look over to the right. Functional literacy, that's the real game changer. We're talking about skills you need every single day. Things like filling out a bank form, using a mobile app, or just understanding public signs and notices. It's about giving people real power in their daily lives. So, you might be wondering, what's the big push behind a project this huge? Well, it's a really powerful mix of a sense of national duty and some pretty major global commitments. At the very heart of it is this concept of kartavya bodh, which basically means a sense of duty. The big idea here is that adult education isn't just the government's problem to solve. It's a shared responsibility for every single one of us. All right, now take a look at this. Just a number, 4.6. What on earth could that mean? Well, it actually points to a huge promise India has made on the world stage. That number is SDG 4.6. It's the UN's Sustainable Development Goal that calls for a massive improvement in adult literacy all over the world by the year 2030. And ULLAS? Well, it's India's main engine for hitting that target. And hitting that goal isn't just about checking a box. The kind of impact a program like ULEZ can have is huge. It has the potential to totally transform our national landscape, especially when it comes to the economy. The connection here is just undeniable. When you boost functional literacy across the population, you see a direct positive jump in these key areas. GDP growth gets a push, per capita literacy obviously goes up, and you get way more financial inclusion because more people feel confident enough to use banks. And the good news just keeps rolling from there. Think about it. A population with these skills leads to better health awareness, it helps close that digital divide we're always talking about, and it strengthens the whole economy by bringing more and more people into the formal financial system. Okay, so the mission is clear and the benefits are massive. But how do you actually make a program this ambitious succeed on the ground? It all comes down to a pretty clear 3-step plan. So here's the strategy. First, tap into that kartavya bodh spirit by getting tons of people to volunteer. Second, make the learning content super relevant, stuff people can actually use for their jobs and livelihoods. And third, you've got to embrace technology, like mobile apps. But, and this part is key, make sure it's all available in local languages. And that really brings it all home, doesn't it? It all boils down to the simple, powerful truth on this slide. Education doesn't just give you knowledge, it completely changes your life. And that right there is the ultimate promise of ULAS.